नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम कृषि उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सिंचाई प्रणाली के साथ उर्वरकों का इस्तेमाल कर आप खेती से लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जैविक खेती करने वाली एक सफल महिला किसान से भी आपको मिलवाएंगे। पूर्वोत्तर में जैविक खेती और एक जिला एक उत्पाद की भी होगी बात, और इसके साथ ही जैविक खेती मोबाइल ऐप के बारे में भी आपको बताएंगे। ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाएगी: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। पानी और खाद खेती के लिए ये दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसान अक्सर सिंचाई करना और उर्वरक देने का काम अलग अलग समय पर करते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसके जरिए आप ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं और इसके कई फायदे भी हैं, और इसे कहा जाता है फर्टिगेशन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। फर्टिगेशन अंग्रेजी के 2 शब्दों फर्टिलाइजर और इरिगेशन से बना है। यही वजह है कि हिंदी में इसे उर्वरक सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। इस विधि में सिंचाई के साथ ही उर्वरक और दूसरे पोषक तत्व दे दिए जाते हैं। टपक और फव्वारा सिंचाई पद्धति इसके लिए सबसे उपयुक्त है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि टपक सिंचाई सबसे बेहतर है तो गलत नहीं होगा। टपक सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ में जाता है, इसलिए फर्टिगेशन प्रणाली में उर्वरक भी सीधे पौधे की जड़ में जाएंगे। यही वजह है कि इस प्रणाली में पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत हो जाती है। समय और मेहनत की बचत इससे अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि मिट्टी में छिटकवा विधि से उर्वरक देने पर 30 से 50% ही नाइट्रोजन काम में आता है, जबकि फर्टिगेशन विधि में 95% नाइट्रोजन का उपयोग हो जाता है। इसी तरह छिटकवा विधि से पोटेशियम 50% ही पौधों के उपयोग में आता है, जबकि फर्टिगेशन विधि में 80% पोटेशियम पौधे ग्रहण कर लेते हैं। छिटकवा से फास्फोरस का सिर्फ 20% ही पौधों तक पहुंच पाता है, जबकि फर्टिगेशन में ये आंकड़ा 45% तक पहुंच जाता है। फर्टिगेशन सिस्टम सब्जी के खेतों और फलों के बागों में ज्यादा उपयोगी है। इस प्रणाली में आपको कुछ खास बातें याद रखना जरूरी है। एक तो उर्वरक पूरी तरह घुलनशील हो, दूसरी फास्फोरस के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग नहीं करना है, तीसरे फर्टिगेशन के बाद प्रणाली में कम से कम 5 से 10 मिनट तक साफ पानी चलाना चाहिए। ऐसा करने से प्रणाली में बचे हुए उर्वरक घुल जाएंगे और पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। और चौथे, सभी घुलनशील पदार्थों का उपयोग फर्टिगेशन में किया जा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटेशियम मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। फर्टिगेशन सिस्टम से ऊबड़ खाबड़ खेत में सभी पौधों को खाद और पानी समान रूप से मिलते हैं और उर्वरकों की बर्बादी नहीं होती। चूंकि इस विधि में खरपतवारों को उर्वरक नहीं मिल पाता, इसलिए खरपतवार की समस्या भी कम हो जाती है। छिटकवा विधि से रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से सतही जल और भूजल प्रदूषित हो रहे हैं, इसलिए फर्टिगेशन से जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। फर्टिगेशन में पत्तियां और तना सूखे ही रहते हैं, इसलिए बीमारी लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। साथ ही मिट्टी का कटना भी कम हो जाता है और उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस प्रणाली की कुछ कमियां भी हैं। एक तो इसमें शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए आपको टपक सिंचाई प्रणाली लगानी होगी। दूसरी, बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत होती है। और तीसरी, अगर सिंचाई प्रणाली में खराबी आ जाए तो पोषक तत्वों का असंतुलित वितरण होगा। इसकी वजह से पौधों का विकास तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उत्पादन कम ही रहेगा। तो किसान साथियों, अब समय हो गया है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। धान की फसल में रोग और कीट प्रबंधन किस तरह करें ताकि आपकी फसल भी स्वस्थ हो और गुणवत्ता युक्त उत्पाद आपको मिले, आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे आज के कृषि कैलेंडर में।
धान की फसल में तना छेदक, गुलाबी तना छेदक, पत्ती लपेटक, धान का फुदका व गंधे बग आदि कीटों से निगरानी करते रहें। फसल में धान का झोंका, भूरा धब्बा, शीत ब्लाइट, आभासी कंड व जिंक की कमी आदि बीमारियां भी पनप सकती हैं। धान की फसल में कीट और रोगों की समस्या पोषण की कमी और बीज शोधन न करने से होती है। धान की पत्ती में जीवाणु झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। बीमारी की रोकथाम के लिए 74 ग्राम एग्रीमाइसिन 100 और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सोक्लोराइड का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 बार छिड़काव करें। जिंक तत्व की कमी होने पर 15 से 3 दिनों के अंतराल पर 0.5 जिंक सल्फेट को 0.25 बुझे हुए चूने के घोल के साथ 3 बार छिड़कें। प्रकाश प्रपंच के उपयोग से तना छेदक की निगरानी करते रहें। तना छेदक की रोकथाम के लिए रोपाई के 30 दिन बाद ट्राइकोग्रामा, जेपनोनिकम, ट्राइकोकार्ड 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 2 से 6 सप्ताह तक छिड़कें। उत्तर भारत के किसान इस समय धान की रोपाई और इसके साथ साथ पोषण प्रबंधन का कार्य कर चुके हैं, लेकिन अक्सर मानसून के दौरान नमी होने के कारण फसलों में कीड़े लगने व बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप किस तरह से फसल को सुरक्षित रख सकते हैं कीट व बीमारियों से, इसके बारे में हमें अहम जानकारी दी IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने। किसान भाइयों, रोपाई के बाद ये समय है जब बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप धान की फसल में होता है। एक कीड़ा है जो कि धान में बहुत नुकसान करता है, जिसको हम तेला, चेपा, भूरे रंग का फुदका या ब्राउन प्लांट हापर कहते हैं। ये बहुत छोटा कीड़ा होता है जो तनों के निचले हिस्से में बैठता है और तनों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। बालियां अगर निकल गई हैं तो उसके अंदर अगर दाना भरा हुआ है तो दाना भी सूख जाता है। इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि जब आपके खेत के आसपास ट्यूबवेल के ऊपर कोई लाइट जल रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े अगर रात में दिखना शुरू होते हैं, इसका मतलब BPH का प्रकोप होने वाला है। नियंत्रण के लिए आप कुछ दवाएं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, इसमें पेक्सालोन, जिसको कि ट्राइफ्लू मीजोपायरिन, इसकी 94 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके अलावे चेस नामक दवा, जिसको हम पाइमेट्रोजिन के नाम से जानते हैं, इसका टेक्निकल 120 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ दर की से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त ओसिन और टोकेन नाम की 2 दवाएं, जिनका ये तो व्यावसायिक नाम है, डाइनोटेफ्यूरान के नाम से आती हैं, और इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर जब फसल आपकी 60 से 90 दिन की हो उसमें छिड़काव करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब एक दवा का आप छिड़काव कर लेते हैं और दोबारा आवश्यकता होती है दवा की छिड़काव करने के लिए, कीड़े का प्रकोप दोबारा होता है, तो दवा को हम बदल करके छिड़काव करें, जिससे काफी प्रभावशाली होगी। इसके अलावा हम बीमारियों की अगर बात करें तो शीत ब्लाइट, ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट, जिसको हम झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी को बोलते हैं, या गुतान झुलसा शीत ब्लाइट को बोलते हैं, इनके नियंत्रण के लिए आपको कई दवाएं हैं जो मैं बताऊंगा। एक दवा है एमीस्टार, जिसमें कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल होता है। इसकी 200 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा एवांसर ग्लो एक दवाई आती है, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और मेंकोजेब, ये 2 तकनीकी तत्व पाए जाते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, तो इससे लीफ ब्लास्ट का बड़ा ही प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेटिवो एक दवा आती है, जिसको हम टेबिकोनाजोल, और इसके अंदर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन पाया जाता है। 150 ग्राम दवा इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर
धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इन दिनों खेती के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ने लगा है। यहाँ तक कि अलग अलग क्षेत्र के नौकरी पेशा लोग भी प्रशिक्षण लेकर खेती से जुड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक सफल महिला किसान असम की रहने वाली नवनीता दास की, जिन्होंने नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी और राज्य के कृषि विभाग और बागवानी मिशन द्वारा जैविक खेती का प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती की शुरुआत की और अब ये सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा ऊर्जावान प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नवनीता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन, फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारतीय परिषद द्वारा अभिनव चावल किसान पुरस्कार 2018 में
कृषि अनुसंधान पटना में इन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में इन्हें 2018 में प्रगतिशील महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम में लेकर फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, जहां एक तरफ पूर्वोत्तर के किसान बढ़ चढ़कर जैविक खेती को अपना रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरा साथ दिया जा रहा है। किसानों को जैविक उत्पादों को विदेशों में निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बारे में हमें और ज्यादा जानकारी दी नागालैंड के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुंदन कुमार ने। फार्मर जो भी हैं वो प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पे इस चीज़ को बड़े स्तर पे उठा रही है और फार्मर को वो प्रमोट कर रही है कि आप अपनी नेचुरल चीज़ों को ना छोड़ें और प्राकृतिक रूप से ही अपनी खेती को करें, जिससे कि किसान भी अभी ज़्यादातर जहाँ तक हम अभी आपको बताएं कि प्रत्येक दिन किसी न किसी रूप से किसानों से मिलना जुलना मेरा होता है, तो उन लोग भी जैविक खेती के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है। पूर्वोत्तर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे अभी ब्लैक पेपर जिसको कि हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, वो बहुत सारे एरिया में वो अभी फार्मर जो हैं वो ब्लैक पेपर कल्टीवेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ब्लैक पेपर ऑर्गेनिकली कल्टीवेशन में है। आपको लार्ज कार्डमम की बात मैं करता हूँ, लार्ज कार्डमम भी बहुत जगह वहाँ पे कल्टीवेशन में है और जो भी कल्टीवेशन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कीवी। आपने सुना होगा कीवी हर जगह आजकल दिल्ली के मार्केट में भी उपलब्ध है। नागालैंड में जो कीवी जो प्रोड्यूस होता है उसकी टेस्ट आप एक बार टेस्ट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वहाँ की कीवी में क्या टेस्ट है। वो एक्चुअली सॉइल जो नागालैंड की है, सॉइल कंडीशन उसके लिए बहुत ही सूटेबल है, उसमें स्वीटनेस बहुत रहता है। तो वहाँ कीवी भी बहुत है, कीवी भी आजकल वहाँ पे फार्मर लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। तो वहाँ हमारे बोलने का मतलब ये है कि किसानों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वहाँ पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और जो कि लिया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में तरक्की हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे किसान साथी सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित न रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी जुड़े। जैविक खेती के बारे में अहम जानकारी आप किस तरह से जैविक खेती मोबाइल ऐप से हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
जैविक खेती, इसका क्रियान्वयन, वैज्ञानिक जैविक खेती विधि, जैविक खाद निर्माण के तरीके, जैविक खाद और फसल के फायदे के बारे में सूचित करता है। किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। रसायन से मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास सोशल मीडिया अपडेट्स पर। मोदी सरकार शुरू से ही किसान हितों को लेकर काम कर रही है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के ठीक 1 साल बाद उन्होंने अन्नदाता को डीडी किसान का तोहफा दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को किसानों के लिए एक पूर्णकालिक टीवी चैनल डीडी किसान का शुभ आरंभ किया। 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाला ये सैटेलाइट चैनल किसान और कृषि क्षेत्र को समर्पित है। उन्होंने बताया कि किसान चैनल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को ताज़ा जानकारी देकर और शिक्षित करके किसानों के सतत और समावेशी विकास के लिए एक समग्र वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। इसके प्रसारण की जिम्मेदारी प्रसार भारती पर है। डीडी किसान सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच बना रहा है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक प्रसार भारती ने डीडी किसान का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर किसी भी कोने में बैठा दर्शक आसानी से डीडी किसान चैनल से जुड़ सकता है। इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह से हैं: किसान समाचार, चौपाल चर्चा, गांव किसान, मौसम खबर सीधा प्रसारण, हेलो किसान सीधा प्रसारण, कृषि दर्शन, स्वस्थ किसान। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में डीडी किसान के दर्शकों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख थी, जबकि इस साल 9 जुलाई तक ये संख्या 11 करोड़ 45 लाख रही है। इसी के साथ कृषि जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया और ये जानकारियां आप दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और इसके साथ ही ये कार्यक्रम आप दोबारा देखकर तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ सुझाव अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की इस कड़ी में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी तालुक में नीरनल्ली एक छोटा सा गांव है। प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजे गए इस स्थान में बारिश सदैव होती है। जंगल की इस कुदरती सुंदरता के मध्य में बसे 30 एकड़ की जमीन में विविध प्रकार की फसलों की खेती के साथ सफलता को नया आयाम दिया है एक पढ़ी लिखी महिला किसान ने, और उनका नाम है
वेदा सीताराम हेगड़े। वे एक प्रगतिशील महिला किसान है। वेदा सीताराम ने सुपारी की खेती को प्रमुख फसल के रूप में अपनाया है। इसके बीच में अंतर खेती के रूप में काली मिर्च, केला, नारियल, कॉफी भी उगाई जाती है। इसके अलावा वे आम, कटहल, नींबू, चीकू जैसे विभिन्न फलों के पेड़, सागवानी के अलावा अन्य फसल भी उगा रही है। इन ऊंचे सुपारी के पेड़ों में बीमारी व कीट का लगना तो स्वाभाविक है। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जैविक छिड़काव को अपनाया है। इससे हासिल होने वाली फसल न केवल रोग मुक्त होती है बल्कि रासायनिक से भी मुक्त रहती है। फसल के चारों ओर इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से विशिष्ट व्यवस्था की है ताकि बारिश के समय में अतिरिक्त पानी बहकर निकल सके। बारिश के समय में मिट्टी के रिसाव को रोकने के लिए चारों ओर बने बंध को प्लास्टिक के आवरण से ढका है। सुपारी की फसल से मिलने वाले सुपारी का त्याज्य पदार्थ डेयरी से उत्पन्न त्याज्य के साथ कृषि की अन्य कच्ची सामग्री को एक तरफ इकट्ठा करती है। इस तरह इकट्ठा होने के बाद जब यह जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे फसलों में डालती है। घरेलू जरूरत के लिए बायोगैस और खेती के लिए ऊर्जा के रूप में भी इसे इस्तेमाल करती है। अपने खेतों में रास्तों की व्यवस्था की है जिससे सुचारू रूप से घूमने फिरने, फसल को बाजार पहुंचाने में आसानी होती है। वेदा सीताराम की एक और विशेषता है वैज्ञानिक डेयरी। वे लगभग 70 गायों की देखभाल बहुत ही लगाव और चाव के साथ कर रही है। उस जगह को इस तरह से बनाया है कि हवा और रोशनी की प्रचुर मात्रा बनी रहे। दूध दुहने के लिए मशीन लगी है। गायों को ताजा चारा खिलाने के लिए जंगल में चारा उगाया जाता है। खेती की बारीकियों को पूर्ण रूप से उन्होंने सीखा अपने ससुर दिवंगत श्री मंजुनाथ हेगड़े से और इनकी खेती में पूरा सहयोग देते हैं इनके पति सीताराम हेगड़े। वेदा सीताराम की कामयाबी का एक और रहस्य है कि इन्होंने अपने मजदूरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखा है। उन्हें महज कर्मचारियों की तरह न देखकर स्नेह से उनके साथ खुद भी मिलजुल कर काम में शामिल होती। इन दिनों खेती में व्यस्त रहने वाली वेदा ने बीए की पढ़ाई की है और इससे पहले वे शिक्षिका के रूप में भी कार्य कर चुकी है। अब भी अपने किसानों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। वेदा सीताराम हेगड़े केवल एक सफल व्यक्ति ही नहीं, अपने आप में जमीन कृषि विकिपीडिया भी मानी जाती है। महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है वेदा सीताराम हेगड़े ने। जी हाँ, महिलाओं को उन्हीं के आंगन में फूलों की नर्सरी का प्रशिक्षण देकर उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी जिंदगी सुधारी है। संपूर्ण जैविक खेती, स्वच्छता, अनुशासन, ये सभी वेदा सीताराम हेगड़े की कामयाबी के रहस्य है। किसान, बदलते भारत की शान।